नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये टॉपिक है राज्यपाल। लगभग सारी एग्ज़ाम्स केंद्रीय स्तर की हो या राज्य स्तर की हो, सभी में राज्यपाल से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम इस टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं। इस टॉपिक के लिए जो कंटेंट मैंने लिया है वो एम लक्ष्मीकांत सर की जो बुक है, ऑथेंटिक बुक है, वहाँ से लिया है। तो शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक राज्यपाल को। जैसा कि आपको पता है, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और ठीक वैसे ही है जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति है। केंद्र में राष्ट्रपति है, वैसे ही राज्य में क्या है? राज्यपाल। ठीक है, यानी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है और संसदीय शासन व्यवस्था में ठीक वैसे ही सरकारों की कल्पना की गई है जैसी केंद्र में केंद्रीय सरकार की, वैसे ही राज्यों में राज्य सरकार की। अंतर ये है, केंद्र में राष्ट्रपति होता है और राज्यों में राज्यपाल। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे मोटी जानकारी है, राज्यपाल और ये जो अपनी राज्य कार्यपालिका है उसको संविधान के 6ठे भाग में शामिल किया गया है। कौन से भाग में? महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। 6ठे भाग में शामिल किया गया है। संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। उनमें से जो 6ठा भाग है उसमें शामिल किया गया है राज्य कार्यपालिका को, और अनुच्छेद है 153 से 167 तक। 153 से 167 तक। ठीक है, राज्य कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? तो देखिए, राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है और राज्य के महाधिवक्ता, जिन्हें एडवोकेट जनरल के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस प्रकार राज्य कार्यपालिका में इन सभी को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, महत्वपूर्ण जो जानकारी है, राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। कार्यकारी प्रमुख और संवैधानिक मुखिया होता है। राज्यपाल राज्य का क्या होता है? संवैधानिक मुखिया होता है और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इस तरह राज्यपाल की दोहरी भूमिका हो गई, एक राज्यपाल कार्यालय और एक केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका निभाता है। तो दोहरी भूमिका राज्यपाल निभाता है। सामान्यतया प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। सामान्यतया प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन अपने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसकी धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। कौन से संविधान संशोधन में ये तय किया गया? 7वें संविधान संशोधन में ये बात तय की गई। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति को देखेंगे। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत होती है। कौन से अनुच्छेद के तहत होती है राज्यपाल की नियुक्ति? 155 के तहत। ध्यान रखिएगा इस बात को, राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है अनुच्छेद 155 में। ठीक है, राज्यपाल जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाता। जैसे मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, वैसे जनता सीधे राज्यपाल को नहीं चुनती, न ही अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उनका चुनाव होता है। देखिए, न तो राज्यपाल को जनता सीधे चुनती है और न ही राष्ट्रपति की तरह इनका चुनाव होता है। तो इनका चुनाव कैसे होता है? देखिए, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से हो जाती है। और इनको मनोनीत कौन करता है? केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है। ठीक है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की जो 1979 में उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया, उसके अनुसार राज्य में राज्यपाल का कार्यालय है वो केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। सीधी सी बात है, मनोनीत केंद्र सरकार करती है और राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से नियुक्ति होती है, लेकिन फिर भी हम केंद्र सरकार के अधीन रोजगार इसको नहीं बोल सकते। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है। क्या है? स्वतंत्र संवैधानिक कार्यालय है और केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है। तो ये हो गई राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 155 के तहत।
अब है राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल की योग्यता, राज्यपाल की योग्यताओं का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 157 में। कौन से अनुच्छेद में योग्यताओं का उल्लेख है? अनुच्छेद 157 में। नियुक्ति होने के लिए जो अर्हताएं निर्धारित की गई है वो अनुच्छेद 157 में है। क्या है? दो ही है, केवल दो ही है। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो दो योग्यताएं राज्यपाल की निर्धारित की गई हैं। एक भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और इनका जिक्र है अनुच्छेद 157 के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं राज्यपाल के पद की। तो राज्यपाल के पद की शर्तें क्या क्या हैं? देखिए, राज्यपाल के पद की शर्तें जिनको अनुच्छेद 158 में, कौन कौन सी दशाएं हैं इनको अनुच्छेद 158 में ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 158 में इन शर्तों का जिक्र है। क्या क्या शर्तें हैं देखो। न तो संसद का सदस्य होना चाहिए, न विधानमंडल का। पहली शर्त क्या है? न तो संसद का सदस्य होना चाहिए और न ही विधानमंडल का। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त करा भी जाता है तो उस तिथि से उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा जिस तिथि को उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया है। दूसरी जो दशा है वो है उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल यदि किसी को नियुक्त करते हैं तो उसे राज्यपाल नियुक्त होने के समय लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरा, बिना किसी किराए के उसे राजभवन आधिकारिक निगम उपलब्ध होगा। राजभवन उपलब्ध होगा जयपुर में और गर्मियों में माउंट आबू में भी। ठीक है, और वह संसद द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की जो उपलब्धियां हैं, विशेषाधिकार हैं, भत्ते हैं, उनके लिए अधिकृत होगा। सारी प्रकार की उपलब्धियों, विशेषाधिकारों और भत्तों के लिए अधिकृत होगा। यदि वही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त होता है तो ये उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा तय जो नियम हैं, जो मानक हैं, उनके हिसाब से मिलकर राज्य प्रदान करेंगे। दूसरा, अगली जो दशा है वो कार्यकाल के दौरान उनकी आर्थिक उपलब्धियों व भत्तों को कम नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि एक बार नियुक्त होने के बाद में उनके भत्तों को, उपलब्धियों को कम कर दिया जाए। 2018 तक वेतन कितना था? 1.10 लाख, लेकिन 2018 में वेतन को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 3.50 लाख, यानी 3.5 लाख रुपए महीने के उनको मिलते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल के पास भी बहुत सारे विशेषाधिकार होते हैं, उन्मुक्तियां होती हैं, और शासकीय कर्तव्यों के लिए विधिक दायित्व से निजी उन्मुक्ति भी उनको प्राप्त होती है। कार्यकाल के दौरान यदि कोई उन पर आपराधिक कार्यवाही, चाहे वो व्यक्तिगत क्रियाकलाप ही क्यों न हो, उनकी सुनवाई से भी उनको छूट प्राप्त है और उसे गिरफ्तार कर कारावास में नहीं डाला जा सकता। यदि 2 महीने के नोटिस पर कोई व्यक्तिगत क्रियाकलाप उनके विरुद्ध किया गया है, नागरिक कानून संबंधी कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन उसके लिए भी 2 महीने पहले नोटिस दिया जाना जरूरी है। कार्यभार ग्रहण करने से पहले राज्यपाल सत्यनिष्ठा की शपथ लेता है। किसकी शपथ लेता है? सत्यनिष्ठा की। कौन कौन सी शपथ लेता है? देखिए, निष्ठापूर्वक दायित्वों का निर्वहन करेगा। दूसरा, संविधान और विधि की रक्षा, संरक्षण और प्रतिरक्षा करेगा। और तीसरा है स्वयं को राज्य की जनता के हित व सेवा में समर्पित करेगा। अब बात आती है कि शपथ दिलवाता कौन है? तो राज्यपाल को शपथ दिलवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और यदि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उस स्थिति में उपलब्धतम वरिष्ठ न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। राज्यपाल की शपथ किसमें हो गई? राज्यपाल की शपथ हो गई अनुच्छेद 159 में। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का जिक्र है। अब है राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल के कार्यकाल का जिक्र है अनुच्छेद 156 के अंदर। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 156 के अंतर्गत राज्यपाल के कार्यकाल का जिक्र है। सामान्यतः ये 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है और कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। अर्थात त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? राष्ट्रपति को। त्यागपत्र किसको देता है राज्यपाल? राष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय ने एक व्यवस्था दी है कि राज्यपाल के ऊपर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मामला है वो न्यायपूर्ण नहीं है, और राज्यपाल के पास न तो कार्यकाल की सुरक्षा है और न ही कार्यकाल की निश्चिंतता है।
उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता है, लेकिन संविधान ने ऐसी कोई विधि नहीं बनाई है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा दे। फिर भी केंद्र सरकारें हैं वो इस तरह के कृत्य करती हैं। वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, आपको पता होगा 1989 में सभी राज्यपालों से क्या मांग लिए थे? त्यागपत्र मांग लिए थे, जिन्हें कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, और अंततः कुछ राज्यपालों को बदला भी गया जबकि कुछ को बने रहने दिया गया। यही प्रक्रिया बाद में वापस अपनाई गई 1991 में, जब पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने वीपी सिंह और चंद्रशेखर द्वारा जो नियुक्त 14 राज्यपाल थे उनको बदल दिया था। अब देखते हैं राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति वैसे तो अनुच्छेद 154 में निहित है। 154 में स्पष्ट कहा गया है कि राज्यपाल की सारी जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किस में निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी, और उनका प्रयोग राज्यपाल या तो खुद कर सकेगा या फिर उनका प्रयोग वह अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाएगा। या तो खुद करेगा या अधीनस्थों के माध्यम से उनका प्रयोग करवाएगा। ठीक है, कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं? देखिए राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। तो राज्यपाल के पास राष्ट्रपति वाली शक्तियाँ हैं, लेकिन देखिए कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां तो राज्यपाल को भी प्राप्त होती है राष्ट्रपति के अनुरूप ही। लेकिन क्या प्राप्त नहीं होता है? देखो, एक तो कूटनीतिक जो है, डिप्लोमेटिक जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, एक सैन्य जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, और एक आपातकालीन शक्तियां हैं वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। तो कौन कौन सी शक्तियाँ राज्यपाल के पास? 4 प्रकार की शक्तियाँ हैं। एक कार्यकारी शक्तियाँ, दूसरी विधायी शक्तियाँ, तीसरी वित्तीय शक्तियाँ, चौथी न्यायिक शक्तियाँ। अब देखते हैं राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, इनके बारे में विस्तार से थोड़ा पढ़ते हैं। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से किसके नाम से किए जाते हैं? भाई बताया, अनुच्छेद 154 में क्या बात लिखी गई है? 154 में ये बात लिखी गई है कि राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। सारे कार्यकारी कार्य हैं वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, और उन्हें या तो राज्यपाल खुद करेगा या वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाएगा। ठीक है, राज्यपाल इस संबंध में नियम भी बना सकता है, और उसके नाम से बनाए गए कार्य, निष्पादित आदेश, अन्य प्रपत्र कैसे प्रमाणित होंगे ये कौन डिसाइड करता है? राज्यपाल डिसाइड करता है। इसके अलावा राज्य सरकार के कार्य के लेन देन को अधिक सुविधाजनक और मंत्रियों के कार्य आवंटन हेतु नियम बना सकता है। ठीक है। चौथा, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है कौन से अनुच्छेद के तहत? 164 के तहत। 164 के तहत मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है 164 अनुच्छेद के तहत। ठीक है। वे सब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। सारे मंत्री और मुख्यमंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं? राज्यपाल। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इनमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक जनजाति कल्याण मंत्री भी होगा। इन राज्यों में स्पेशल मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक जनजाति कल्याण मंत्री होगा। इसके अलावा राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है। राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल को नियुक्त कौन करता है? उसका पारिश्रमिक तय कौन करता है? महाधिवक्ता का पद है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण रहता है। महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है, तो महाधिवक्ता को नियुक्त भी करता है, उनका पारिश्रमिक यानी वेतन भी राज्यपाल ही तय करता है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल। उसकी सेवा शर्तें और कार्य विधि भी कौन देखता है? राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त को विशेष मामलों या परिस्थितियों में उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। देखिए, नियुक्ति तो कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तो करता है राज्यपाल, लेकिन हटाया उस प्रक्रिया से जाता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अपनाई जाती है। उसी प्रक्रिया से राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। 7वां है राज्य लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है, न कि राज्यपाल। ये एक पॉइंट है कि नियुक्ति तो राज्यपाल कर सकता है, लेकिन हटा कौन सकता है? हटा केवल राष्ट्रपति सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। किसी भी मामले की जानकारी प्राप्त कर सकता है, और ये बात है अनुच्छेद 167 में। ठीक है।
मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया हो और मंत्रिपरिषद ने उस पर संज्ञान नहीं लिया हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से उस मामले पर विचार करने की मांग कर सकता है। यानी कोई मंत्री निर्णय ले चुका हो और मंत्रिपरिषद उस पर संज्ञान नहीं ले रहा है तो राज्यपाल क्या कर सकता है, मुख्यमंत्री से उस मामले पर वापस विचार करने की मांग कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। यानी राज्य में यदि कानून के हिसाब से शासन नहीं चल रहा है, राज्य में कानून के हिसाब से शासन नहीं चल रहा है तो अनुच्छेद 356 के तहत, आपको पता है अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है। तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन कर सकता है, राज्यपाल कर सकता है। किससे, राष्ट्रपति से। ठीक है। इसके अलावा 11वां जो कार्य है वो है राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है, राज्यपाल होता है। और राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। इस प्रकार से ये सारी क्या हो गई, राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ। अब देखते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में देखो क्या क्या है भाई, राज्यपाल राज्य विधानसभा का एक अभिन्न अंग है। भाई राज्य विधानसभा का अभिन्न अंग है, इसके नाते उसके पास बहुत सारी विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। आपको पता है कि राज्यपाल के सिग्नेचर से ही कोई कानून वास्तविक रूप लेता है। तो क्या क्या शक्तियाँ हैं इस मामले में, विधायी शक्तियाँ क्या क्या हैं राज्यपाल की। सबसे पहली विधायी शक्ति है वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत भी कर सकता है और सत्रावसान भी कर सकता है और विघटित भी कर सकता है, तीनों कर सकता है। आहूत भी, सत्रावसान यानी सत्रकांत भी और विघटित भी कर सकता है। ठीक है। विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को, यानी जैसे ही कोई विधानमंडल का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, नई सरकार बनी, ठीक है, उसके पश्चात पहला जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसको संबोधित कर सकता है। इसके अलावा हर एक साल में प्रति वर्ष पहले सत्र को संबोधित कर सकता है। इसके अलावा किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मसले पर संदेश भेज सकता है। राज्यपाल क्या कर सकता है, विधानमंडल के जितने भी सदस्य होते हैं उनको विचाराधीन, यानी जो विधेयक विचाराधीन है, चल रहे हैं, उन मामलों में संदेश भेज सकता है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो वह विधानसभा के किसी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त कर सकता है। यदि विधानसभा का अध्यक्ष का पद खाली है और उपाध्यक्ष का भी पद खाली है, ऐसे में विधानसभा के किसी भी सदस्य को कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। ठीक है। 5वां जो विधायी कार्य है वो है राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के छठे भाग को, यानी अपने राज्य में राज्य विधान परिषद नहीं है, अपने राज्य में राज्य विधान परिषद नहीं है, लेकिन कई राज्यों में राज्य विधान परिषद होती है, तो वहाँ पर छठे भाग को यानी कुल जितने सदस्य हैं उनका 1/6 भाग कौन नामित कर सकता है, राज्यपाल। कौन कौन से क्षेत्रों से, साहित्य क्षेत्र से, विज्ञान क्षेत्र से, कला क्षेत्र से, सहकारिता आंदोलन से और समाज सेवा का ज्ञान रखने वाले किसी व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को राज्यपाल है वो नामित कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा राज्य विधानसभा के लिए एक आंग्ल भारतीय समुदाय, यानी वो सदस्य जो अंग्रेज माता पिता की संतानों, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय अंग्रेजों का जो वंशज थे, आंग्ल भारतीय थे, यानी जो भारत में आकर के बस गए थे, उनसे एक सदस्य की नियुक्ति कर सकता है। हालांकि अभी केंद्र सरकार ने एक कानून पास करके इस प्रकार के सदस्यों की नियुक्ति की लोकसभा में और इनमें रोक लगा दी है, आगे नहीं बढ़ाया इसको, आंग्ल भारतीय सदस्य को नियुक्त करने वाले प्रस्ताव को। ठीक है। विधानसभा सदस्य की निर्भरता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से विमर्श करने के बाद वह इसका निर्णय ले सकता है। यानी विधानसभा के किसी सदस्य की योग्यता अयोग्यता का कोई मामला है तो वो निर्वाचन आयोग से राज्यपाल है वो विचार विमर्श करने के बाद निर्णय ले सकता है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर वो क्या क्या कर सकता है, या तो वह विधेयक को स्वीकार कर सकता है या उसको स्वीकृति के लिए उसे रोक सकता है। ठीक है। या तो स्वीकार कर सकता है या स्वीकृति के लिए रोक सकता है। और यदि विधेयक धन संबंधी विधेयक नहीं है, विधेयक धन संबंधी विधेयक नहीं है तो विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है। हालांकि यदि राज्य विधानमंडल ने पुनर्विचार के लिए जो विधेयक भेजा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया और उसके बावजूद उसे पास कर दिया तो राज्यपाल को उसको स्वीकृति देनी होगी। इसके अलावा विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए भी सुरक्षित रख सकता है। राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है और ऐसे मामलों में इसे सुरक्षित रखना अनिवार्य है जहाँ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है। इसके अलावा
यदि निम्नलिखित परिस्थितियाँ हों तब भी राज्यपाल विधेयक को क्या रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है। कौन कौन सी परिस्थितियाँ वो? अधिकारातीत अर्थात संविधान के उपबंध हो, यानी संविधान के नियमों के विरुद्ध हो, ठीक है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, ऐसे को रोक सकता है। देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, ऐसे विधेयक को रोक सकता है। राष्ट्रीय महत्व का हो, ऐसे विधेयक को वो राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए रख सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित यदि कोई विधेयक है तो उसको भी राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकता है, सुरक्षित रख सकता है, ठीक है। 9वां जो विधायी कार्य है, राज्य विधानमंडल का सत्र यदि नहीं चल रहा है तो अध्यादेश की घोषणा कर सकता है अनुच्छेद 213 के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है उसी प्रकार अध्यादेश की घोषणा कर सकता है, और ये एक तरीके का कानून ही होता है। हालांकि अध्यादेश है वो राज्य विधानमंडल से 6 हफ्तों के भीतर स्वीकृत होना आवश्यक है। यानी राज्य विधानमंडल की कार्यवाही यदि स्टार्ट हो जाती है तो 6 हफ्तों के भीतर क्या होना, स्वीकृत होना आवश्यक है, नहीं तो वो अध्यादेश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ये राज्यपाल का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? याद रखिएगा 213 के तहत, ठीक है। इसके अलावा राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इन सब की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। कौन? राज्यपाल। तो इस प्रकार ये सारे क्या हो गई, विधायी कार्य हो गए। इसके अलावा राज्यपाल के पास वित्तीय शक्तियाँ भी हैं। कौन कौन सी वित्तीय शक्तियाँ हैं? देखिए, वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी राज्य का बजट है वो राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए, यानी बजट रखवाता है। धन विधेयक को राज्य विधानसभा में उसकी पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी धन विधेयक है उसको राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। बिना उसकी सहमति के किसी तरह की अनुदान की मांग भी नहीं की जा सकती। राज्यपाल यदि सहमत नहीं है तो अनुदान की मांग भी नहीं की जा सकती। इसके अलावा किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की जो आकस्मिक निधि है उसे अग्रिम कौन ले सकता है? राज्यपाल ले सकता है। राज्यपाल ले सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है पंचायतों एवं नगर पालिका, यानी 73वें और 74वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायतों की जो सरकार बनाई, स्थानीय स्वशासन बनाया, नगर पालिका वाला बनाया, इनकी वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष में समीक्षा करता है और इसके लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है। और वित्त आयोग का गठन भी करता है और उसके सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल करता है। इसके अलावा राज्यपाल के पास देखो कार्यकारी हो गई, विधायी शक्तियाँ हो गई, वित्तीय शक्तियाँ हो गई, न्यायिक शक्तियाँ भी हैं। क्या क्या न्यायिक शक्तियाँ? देखिए, राज्य के राज्यपाल को उस विषय या संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए कोई यदि दोषी ठहराया गया है तो उस व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, उसको विलंबन यानी विलंबित करना, विराम या परिहार करना, या निलंबित करना, परिहार करना, या लघुकरण यानी कम करना, इस प्रकार की शक्तियाँ किसके पास हैं? राज्यपाल के पास हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से क्या कर सकता है? विचार। भाई, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति तो कौन करता है? नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल से सलाह लेता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 के तहत राज्यपाल से क्या लेता है? सलाह लेता है। इसके अलावा कौन कौन से? उच्च न्यायालय के साथ विचार करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, स्थानांतरण करता है और उनकी प्रोन्नति भी कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है अनुच्छेद 234 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? 234 के तहत। तो इस प्रकार से राज्यपाल की ये क्या हो गई? महत्वपूर्ण शक्तियाँ हो गई, ठीक है। 3 महत्वपूर्ण शक्तियाँ, वीटो शक्ति, अध्यादेश निर्माण शक्ति और समाधान शक्ति का विस्तार राष्ट्रपति की तुलना में अध्ययन करें तो कम है, ठीक है, कम है। अब थोड़ी सी देखिए संवैधानिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। किस स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं? संवैधानिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं कि राज्यपाल के पास कैसी संवैधानिक स्थिति है। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था स्थापित की गई है। भारत में कौन सी व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था। तो ऐसे में राज्यपाल नाम मात्र का कार्यकारी बनाया गया। वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होंगी? वास्तविक शक्तियाँ होंगी मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास।
दूसरे शब्दों में ये कहें तो राज्यपाल अपनी शक्ति या कार्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम में ले सकता है। मंत्रियों की सलाह के बगैर वो नहीं काम में ले सकता। कुछ मामले जो उसके विवेक के उनको छोड़ करके, ठीक है। तो राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों का अंदाज़ा लगाने के लिए हम 3 अनुच्छेदों का जिक्र करते हैं। अनुच्छेद 154 पढ़ा था हमने कि सारी कार्यपालिक शक्तियाँ किसके नाम से होती है, सारे कार्यपालिका कार्य किसके नाम से होते हैं, राज्यपाल के नाम से होते हैं। या तो वो उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। 163 में क्या लगा दिया, थोड़ा प्रतिबंध लगा दिया कि मंत्री परिषद का राज्यपाल को सहयोग या सलाह लेनी ही पड़ेगी। इसके अलावा 164 में क्या है, 164 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति है, कार्यकाल है, वेतन है, इन मामलों को शामिल किया गया है। तो 154 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां सारी की सारी किस में निहित होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी। संविधान सम्मत तरीके से वो इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और अपने अधीनस्थों द्वारा उसको संपन्न करवा सकता है, ठीक है। कुछ मामले जो उसके विवेक वाले हैं, उन मामलों को छोड़कर अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। ये बात कही गई है अनुच्छेद 163 में, ठीक है। और अनुच्छेद 164 में एक बात कही गई है कि राज्य मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी। विधानमंडल के प्रति राज्य मंत्रिपरिषद की क्या होगी, सामूहिक जिम्मेदारी होगी। और ये भी राज्यपाल का एक संवैधानिक बुनियादी कार्य है। इस तरह यदि हम देखें, राष्ट्रपति की तुलना में देखें तो 2 मामलों में इसकी शक्तियाँ भिन्न हैं। संविधान में इस बात की कल्पना की गई थी कि राज्यपाल अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम करे, जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसी कल्पना नहीं की गई। यानी इस मामले में राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के मुकाबले भी क्या है, पावरफुल है। कैसे? क्योंकि संविधान में इस बात का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। दूसरा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह की बाध्यता तय कर दी गई थी, जबकि राज्यपाल के संबंध में इस तरह का कोई उपबंध नहीं है। यानी राज्यपाल के ऊपर ऐसी बाध्यता तय नहीं की गई है, ठीक है। तो संविधान में स्पष्ट किया गया है कि यदि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर भी कोई प्रश्न उठता है कि विवेकाधिकार वाले मामले कौन से हैं, तो राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम होगा और वैध भी होगा। इस प्रकार ये अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो राज्यपाल से जुड़े हुए हैं। एम लक्ष्मीकांत सर से कंटेंट मैंने लिया है, ठीक है। 153 जो अनुच्छेद है उसमें राज्यों के राज्यपाल, यानी प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। बाद में 7वें संविधान संशोधन में ये तय कर दिया गया था कि भाई एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी एक व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। 154 में कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होंगी, राज्यपाल में। 155 में नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है आज्ञा पत्र के माध्यम से, है, ठीक है। 156 में है कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है, 5 वर्ष का, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ठीक है। राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए अहर्ता यानी योग्यताएं किसमें, 157 में 2 योग्यताएं, एक भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा 35 साल का कम से कम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दशाएं जैसे कि संसद का या विधानमंडलों का सदस्य नहीं होना चाहिए और लाभ के पद पर कार्य नहीं करना चाहिए। शपथ ग्रहण करता है 159 के तहत। कुछ आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य होते हैं, वो 160 के तहत हैं। क्षमादान की शक्ति जैसे राष्ट्रपति को प्राप्त है वैसे ही राज्यपाल को भी प्राप्त है, अनुच्छेद 161 के तहत। इसके अलावा कार्यपालिका शक्तियों की उस पर सीमा लगा दी गई है 162 के तहत। मंत्री परिषद का राज्यपाल को सहयोग या सलाह देना 163 के तहत कि भाई मंत्री परिषद की सहयोग से और सलाह से काम करना पड़ेगा, ठीक है। मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन, ये सभी अनुच्छेद 164 में है। महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, पारिश्रमिक तय करता है, ये अनुच्छेद 165 में है। राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही के बारे में जानकारी ले सकता है, अनुच्छेद 166 के तहत। राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का दायित्व होगा, ये बात लिखी गई है 167 में, ठीक है। इसके अलावा राज्य विधायिका का 70 सत्रावसान और उसको भंग करना, विघटित करना, ये किसके हाथ में है, राज्यपाल के हाथ में 174 के तहत। राज्यपाल राज्य विधायिका के किसी अथवा एक अथवा दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, संदेश देने का अधिकार है, अनुच्छेद 175 के तहत। राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन होता है जो कि या तो जो चुनावों के बाद नई सरकार बनती है उसका पहला सत्र या फिर किसी भी साल का पहला सत्र, ठीक है, अनुच्छेद 176 के तहत। इसके अलावा विधेयकों पर राज्यपाल सहमति देता है, स्वीकृत करता है, अस्वीकृत कर सकता है या विचार के लिए वापस लौटाता है या राष्ट्रपति को भेजता है। तो ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है, अनुच्छेद 200 में।
राष्ट्रपति के पास विचारार्थ सुरक्षित रख लेने वाली बात 201 में है, और अन्य सभी बातें यानी या तो स्वीकृत कर सकता है, ठीक है, या वापस लौटा सकता है विचार के लिए, ठीक है, या उसको एक बार रोक सकता है। इस प्रकार की सारी बातें हैं वो अनुच्छेद 200 में है, और 201 के तहत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। इसके अलावा अध्यादेश जारी करने की शक्ति हमने पढ़ा था 213 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वाला मामला 217 में है। सलाह देता है केवल राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 233 के तहत, और राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति की जाती है जिला न्यायाधीशों को छोड़कर अनुच्छेद 234 के तहत। तो इस प्रकार राज्यपाल से जुड़े हुए इस पूरे अध्याय को हमने बड़े ही विस्तार से पढ़ा है, और इससे संबंधित प्रश्न है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ, और हर दिन मैंने ये तय किया है कि 10 नंबर का एक टेस्ट टेलीग्राम पे लिया जाएगा, और मैं इस वीडियो के कमेंट में टेलीग्राम का भी लिंक आपको डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं। सुभाष नारायण चौधरी के नाम से है, और हर दिन होने वाले टेस्ट में आप भाग ले सकते हैं। धन्यवाद।